माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद अनिल सर। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बोला है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको मैथ्स का एक लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाया था। ओके, तो मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग का 2 क्लास में आपको मैथ्स और फिजिक्स मिलने जा रहा है। ठीक है, तो मैथ्स का एक क्लास हो चुका है, फिजिक्स का एक क्लास आज मिल रहा है। और नेक्स्ट क्लास से, जैसा आपको मैंने बोला था कि मैथ्स जो है मंडे को और थर्सडे को आपको मिलेगा। ठीक है, और फिजिक्स आपका ट्यूसडे और फ्राइडे को मिलने जा रहा है, और केमिस्ट्री आपका वेडनेसडे और सैटरडे को मिलने जा रहा है। ठीक है, टाइमिंग आपको पता है 4 बजे से ही है, सब कुछ वही फॉलो होने जा रहा है। ठीक है, तो बस शुरू का 2 जो लेक्चर है उसको मैंने मैथ्स और फिजिक्स रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में आप टॉपिक देख रहे होंगे, ये आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैलोरीमेट्री, जिसमें मैंने आपको बोला था कि ये इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं 4 क्लास आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स में मैंने आपको हमेशा बोला है, आपका जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए वो कंसेप्चुअल होना चाहिए। दूसरा चीज़, आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करना है अभी, तो आप कैसे पढ़ाई करोगे, आपको न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स यानी कि थ्योरी दोनों को साथ साथ लेके चलना है। इसका मतलब आपको 50-50 का रेशियो रखना है, या फिर आप 40-60 का रेशियो रख सकते हो। इट मीन्स थ्योरी भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना है। अगर आप 50% थ्योरी पढ़ रहे हो तो 50% न्यूमेरिकल भी ढंग से पढ़िए। ठीक है ना, या फिर 40% थ्योरी और 60% न्यूमेरिकल्स पढ़े, क्योंकि आपका जो 10th का फिजिक्स है उसमें आपके ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हैं। तो किसी चैप्टर में ऐसा नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल्स आपका नहीं है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज आपका मैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर समझाने जा रहा हूँ, कैलोरीमेट्री। ठीक है ना, तो सबसे पहले समझेंगे ये कैलोरीमेट्री होता क्या है, उसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी क्या कैलोरीमेट्री का मतलब है क्या, हीट को मेजर करना। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, हमें सबसे पहले समझना होगा हीट होता क्या है। ठीक है ना, ओके, तो चलिए समझते हैं। देखिए हीट का मतलब, द एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर केप्ट इन कांटेक्ट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। यानी कि हीट को ही हीट एनर्जी भी बोलते हैं, यानी हीट एनर्जी को शॉर्ट में यानी सिंपली आप हीट बोल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ वह एनर्जी जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर फ्लो करता है, जब दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं। हॉट बॉडी यानी जिसका टेम्परेचर हाई होगा, कोल्ड बॉडी जिसका टेम्परेचर लो होगा। ठीक है ना, तो हीट का मतलब समझ में आ गया। यानी कि हीट एनर्जी वह एनर्जी होता है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर फ्लो करता है, जब दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, तो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हीट का डेफिनेशन अगर आता है तो आप लिख सकते हो। चलिए उसके बाद हीट का ऐसा यूनिट आपका जूल होता है। आप ध्यान रखिएगा, यूनिट लिखते समय थोड़ी सी सावधानी रखना है। जितने भी आपके यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे दिए जाते हैं, उनका जो सिंबल होता है, यूनिट का सिंबल, ठीक से सुनिए मैं बोल रहा हूँ, यूनिट का सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी यूनिट आपके साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, है ना, उन सब को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट, जैसे कि मीटर की बात करते हैं, मीटर को स्मॉल एम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जूल हो गया, आपका वॉट हो गया, आपका केल्विन हो गया, आपका न्यूटन हो गया, सब साइंटिस्ट के नाम पर है, तो सबका जो सिंबल होता है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, जूल में जितने भी लेटर्स हैं, वर्ड जब लिख रहे हैं तो ये भी आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। यानी कोई भी यूनिट हो, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पर हो चाहे नहीं हो, आपको ध्यान रखना है यूनिट को हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है जब आप वर्ड लिख रहे हो तो। और साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसके सिंबल को कैपिटल लेटर से लिखेंगे। समझ में आ गया, तो यूनिट को ध्यान रखना है, और सबसे ज़्यादा ऐसा यूनिट पे कमांड रखना है। ठीक है, तो हीट का डेफिनेशन और हीट का ऐसा यूनिट बोर्ड में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अदर यूनिट्स भी हीट के हैं, है ना। तो एक आपका है कैलोरी और एक आपका है किलो कैलोरी। ये देखिए, के किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है और CAL कैलोरी को रिप्रेजेंट, मतलब किलो कैलोरी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो किलो कैलोरी है ये आपका फूड के वैल्यू, एनर्जी वैल्यू को मेजर करने के काम आता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई भी फूड पैकेट उठा लीजिए, आपने देखा होगा कि आपका कार्बोहाइड्रेट से इतना एनर्जी मिल रहा है तो किलो कैलोरी में लिखा रहता है, फैट से इतना एनर्जी मिल रहा है KCAL किलो कैलोरी में लिखा रहता है। तो यानी कि फूड के एनर्जी वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग किलो कैलोरी यूनिट यूज करते हैं। समझ में आ गया। ऐसा यूनिट आपसे पूछे तो आपको जूल ही बताना है। क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
कैलोरी की बात करते हैं, कैलोरी को CAL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 कैलोरी और 1 किलो कैलोरी का डेफिनेशन एग्जाम में आता है। तो 1 कैलोरी का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या, इसका सिंपल सा मतलब है 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर हमें 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस रेज करने में, यानी कि राइज करने में, बढ़ाने में जितना हीट एनर्जी चाहिए उसे हम बोलेंगे 1 कैलोरी। ठीक है ना। अब देखिए छोटे क्लास में वहां पर 1 कैलोरी का मतलब लिखा हुआ यही, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम या बाई या थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है, लेकिन आपको जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे आपको चीज़ें और एडवांस मिलते जाएंगी। तो वहाँ पर आप छोटे क्लास में 1 डिग्री सेल्सियस पढ़ रहे थे, बट बड़े क्लासेस में इसको आपको और मॉडिफाई करके दे दिया, इनके बीच का गैप 1 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड क्या रखा गया 1 कैलोरी के डेफिनेशन में कि आपको टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस मेंशन करना है। तो 1 कैलोरी का मतलब समझ में आ गया। 1 कैलोरी का मतलब क्या हुआ, ठीक से सुनिए फिर से। 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस राइज करने में जितना हीट एनर्जी लगने वाला है वो आपका कहलाएगा 1 कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 kilogram of water from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। क्या चेंज आया, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम आ गया, बाकी सब कुछ वही मतलब है। आई होप आप लोग को 1 कैलोरी का डेफिनेशन समझ में आ गया। अगर एग्जाम में 1 कैलोरी लिखने के लिए आता है, डिफाइन करने के लिए आता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। अब आपको रिलेशनशिप कभी कभी पूछता है कि कैलोरी और जूल में क्या रिलेशनशिप है, तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, इसको ध्यान से रखिएगा याद। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 किलो कैलोरी कितना जूल के बराबर होगा, ये हम लोग निकालते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर ये जो के लिखा हुआ है ना, इस के का मतलब होता है 1000, तो इसका मतलब 1 किलो कैलोरी कितना कैलोरी के बराबर होगा, 1000 कैलोरी के बराबर होगा, 1000 कैलोरी के बराबर होगा। और अगर आपको 1 किलो कैलोरी को जूल में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपने 1000 लिख दिया और 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। अगर आपका डेसिमल हटेगा तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 1 किलो कैलोरी 4200 जूल के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो अगर 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर है, तो 4200 जूल के बराबर है। कैसे आया आपने ये समझ लिया। ठीक है। तो हीट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया है, बिल्कुल आपके लिए पुराना ही है। टेम्परेचर वह फिजिकल क्वांटिटी होता है जो बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने का काम करता है। कोई बॉडी कितना हॉट है, कोई बॉडी कितना कोल्ड है, ठीक है ना, तो हम उसके लिए जो फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका गर्म पानी है या आपका ठंडा पानी है, तो गर्म पानी है तो उसको भी हम लोग जब बताएंगे तो टेम्परेचर से ही बताएंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस है हॉट वाटर। और अगर कोल्ड वाटर है तो हम बोलते हैं ना कि -2 डिग्री सेल्सियस है, या फिर आपका जो 0 डिग्री सेल्सियस है, या फिर आपका 15 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। समझ में आ गया। तो है क्या आपका टेम्परेचर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी जो बॉडी कितना गर्म है बॉडी कितना ठंडा है उसको बताने का काम करता है। अब उसके बाद टेम्परेचर के हेल्प से हम फ्लो ऑफ डायरेक्शन, मतलब फ्लो ऑफ हीट के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। मतलब हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये टेम्परेचर बताता है। कैसे, एक एग्जांपल से देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है ए, ठीक है, इसका टेम्परेचर है सपोज दैट 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस। और एक बॉडी है बी जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आपसे मैं पूछूं इसमें हॉट बॉडी कोल्ड, हॉट बॉडी कौन सा और कोल्ड बॉडी कौन सा, तो आप आसानी से बता सकते हो टेम्परेचर को देख करके। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब ये आपका हॉट बॉडी है। ठीक है। और अगर इसका टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब ये कोल्ड बॉडी है। इतना तो आप आराम से बता सकते हो क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी दिया रहेगा, तो मतलब समझ में आना है हॉट बॉडी तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्ड बॉडी टेम्परेचर आपका कम होगा। तो अब बताइए आप कैसे पता, तो यहाँ तो लिखा है ना कि टेम्परेचर के हेल्प से हम हीट के फ्लो के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। हीट किस डायरेक्शन फ्लो कर, देखिए हीट हमेशा आपने डेफिनेशन में पढ़ा है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर फ्लो करता है। तो इसका मतलब जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, ए टू बी होगा। क्या होगा, ए टू बी होगा, क्योंकि ए का टेम्परेचर ज़्यादा है बी का टेम्परेचर आपका
कम है। अब यहीं पर समझ लीजिए कि ये हीट का ट्रांसफ़र आपका जब नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये जो हीट का ट्रांसफ़र ये कब तक होता है, जब दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर को अटेन कर लेता है। अब सेम टेम्परेचर कैसे अटेन करेगा, सिंपल समझिए। देखिए ये 70 है, ये 20 है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का एवरेज निकालिए, 70 प्लस का 20 यानी बाई 2 कितना हो जाएगा, 90 बाई 2 यानी कितना, 45 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या, जब बॉडी ए का भी टेम्परेचर 45 हो जाए और जब बॉडी बी का भी टेम्परेचर 45 हो जाए तो हीट का ट्रांसफर जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, यानी कि आपका जब दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर को अटेन कर लेता है तो हीट का ट्रांसफर आपका नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और, हॉट बॉडी क्या करता है, हीट को लॉस करता है और कोल्ड बॉडी हीट को गेन करता है। तो ध्यान रखिएगा, हॉट बॉडी क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, ये क्या करेगा, ये हीट को लॉस करेगा और कोल्ड बॉडी क्या करेगा, हीट को गेन करेगा, ठीक है ना। ओके, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये बात बता दिया मैंने कि अगर आपका ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो रहा है तो दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्लियर। चलिए अब आगे देखिए। अब एक पॉइंट ये, किसी बॉडी में कितना आपका हीट एनर्जी होगा, है ना, या कितना हीट एनर्जी है, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है आपका क्या, मास। सेकेंड फैक्टर आपका है टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर है आपका क्या, मटेरियल। मतलब बॉडी किस मटेरियल का बना हुआ है, बॉडी का सब्सटेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाए टेम्परेचर का ऐसा यूनिट तो केल्विन होता है और सिंबल कैपिटल के होगा। फिर से देखिए, केल्विन के सभी लेटर्स स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। अगर आपसे टेम्परेचर का अदर यूनिट पूछा जाए तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रैनकिन, ये सारे अदर आपके यूनिट है टेम्परेचर को। केल्विन में डिग्री नहीं लगाना है। क्लियर हो गया। अच्छा, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशनशिप क्या है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, K = 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। यानी अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में चेंज करना है तो आप 273 को ऐड कर दोगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमें पता है ना, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर पूछा जाए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा तो आप क्या करोगे, सिंपली 273 में 37 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 310 केल्विन हो जाएगा। चेक कर लीजिए क्या मैंने सही ऐड किया, देख लीजिए। यहाँ 7 जोड़ने पर हो गया 280 और 30 कितना हो गया आपका 310 केल्विन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हीट और टेम्परेचर ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब इससे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे जो बोर्ड में बन सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। ओके, तो आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो समझ गए तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इसका मतलब ये, हम लोगों ने भी जस्ट पढ़ा था कि किसी बॉडी में कितना अमाउंट में हीट एनर्जी होगा वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपका मास था, टेम्परेचर था और आपका मटेरियल था, ठीक है ना। यहाँ पर वही तीनों पॉइंट है। ये आपका बोर्ड में पूछा जाता है कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको ठीक से समझिएगा। देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका क्या, मास ऑफ द बॉडी। क्या है, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। इसको समझते हैं क्योंकि यहीं से आपका एक फॉर्मूला डिराइव होगा और ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। तो देखिए क्या है, जैसे हमने क्या किया, सेम सब्सटेंस लिया, सब्सटेंस क्या लिया, सेम लिया। जैसे वाटर, वाटर सेम सब्सटेंस है ना, तो हमने सब्सटेंस क्या लिया, सेम लिया है, सेम सब्सटेंस, ठीक है ना। अब दोनों का मास हमने अलग अलग रख दिया। एक का शुरू में जो मास हम है 1 किलोग्राम है, सेकंड में मास आपका कितना 2 किलोग्राम, यानी कि डिफरेंट मास हमने रखा है, डिफरेंट मास। मास को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। टेम्परेचर हमने सेम रखा है 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि क्या, सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। और देखिए, जो आपका हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा वो आपका डिफरेंट होगा, है ना, डिफरेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना। इससे क्या पता चला, यानी कि ये पता चला कि जो क्वांटिटी ऑफ हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ है, यानी हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ है वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। यानी अगर आपका मास वेरी करेगा
तो जो हीट है वो भी आपका वेरी करेगा, इसीलिए बोला गया Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, जहां पर Q क्या है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, M क्या है, मास ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था ये। चलिए सेकंड फैक्टर है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब जो हो रहा है वो भी आपका इंक्रीज करेगा। जैसे देखिए हमने सेम सब्सटेंस फिर से लिया है, जैसे कि वाटर, सेम सब्सटेंस लिया है, ठीक है, और मास इस बार सेम रखा है, सेम मास है, मास क्या है आपका, सेम है। टेम्परेचर को मैंने वेरी करा दिया, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका डिफरेंट है। तो आप देखो जैसे ही आपने टेम्परेचर वेरी कराया, आपका जो हीट एनर्जी वो भी आपका वेरी करने लगेगा, डिफरेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया। इसका मतलब ये अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो आपका जो हीट एनर्जी है वो भी आपका वेरी करेगा। तो इससे एक रिलेशन निकल के आएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, जहां पर Q क्या है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। जब भी चेंज आता है तो डेल्टा सिंबल आता है, ये ध्यान रखिएगा। अब चेंज का मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ हम इंक्रीज की बात करें, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर चेंज का मतलब यहाँ पर इंक्रीज है। अब देखिए नेक्स्ट आपका फैक्टर है मटेरियल ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर बॉडी का मटेरियल चेंज होगा तो आपका जो हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड है वो भी चेंज होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने दो डिफरेंट सब्सटेंस लिया, एक हमने लिया वाटर और एक हमने लिया कॉपर। इस बार हमने सब्सटेंस क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया, डिफरेंट सब्सटेंस हमने लिया है, ठीक है। मास हमने सेम रखा है, सेम मास, सेम मास, ठीक है। टेम्परेचर भी हमने सेम रखा है, सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। इस बार देखिए आपका जो मटेरियल है या सब्सटेंस है वो डिफरेंट है, तो जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, डिफरेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। ये समझ में आ गया। ओके, तो देखिए अब ये तीनों फैक्टर पे आप एक चीज समझ गए कि अगर बॉडी का मास वेरी करता है तो हीट एनर्जी भी वेरी करता है, बॉडी का टेम्परेचर वेरी करेगा तो हीट एनर्जी वेरी करेगा। लेकिन कुछ चीजें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, सबको वेरी करा दोगे तो ऐसा नहीं होता है, फिर आपको कैलकुलेशन से फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और बॉडी का मटेरियल चेंज होगा तो आपका जो हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रहा है वो भी आपका डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए एक चीज और, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो कॉपर है वो आपका 1 डिग्री सेल्सियस राइज होने में 1 किलो कैलोरी अगर एनर्जी ले रहा है, तो वाटर जो है उतना ही टेम्परेचर राइज करने में 10 किलो कैलोरी ले लेगा। क्योंकि आप आगे पढ़ोगे जो वाटर होता है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होता है और कॉपर का जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होता है। वाटर बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, तो जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं ना वो क्या करते हैं, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होता है, और जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होता है, ठीक ना। इस वजह से यहाँ पे मैंने 1 किलो कैलोरी और यहाँ पे मैंने 10 किलो कैलोरी लिखा है, समझ में आ गया। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, Q भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M के है, यहाँ पर Q डेल्टा टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो Q M और डेल्टा टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अब आप ध्यान रखिएगा फिजिक्स में आपको ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन बहुत आएगा, तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो देखिए यहाँ पर m डेल्टा टी तो यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर जो c दिख रहा है यही आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर c को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये किसी भी सब्सटेंस का स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, तो ये अलग अलग सब्सटेंसेस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का 4200 आपका जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कॉपर का आपका जो है लगभग लगभग 400 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है ना। ओके, तो अलग अलग सब्सटेंसेस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है आपका अलग अलग होता है। तो ये आपका रिलेशनशिप याद रखिएगा, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जहां पर Q हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, M आपका मास ऑफ द बॉडी है, C आपका जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर है। तो अब मैं हीट एनर्जी नहीं बोलूंगा, मैं सिंपली हीट बोलूंगा, तो आप समझ जाइएगा हीट एनर्जी को ही शॉर्ट में या सिंपली हीट बोल सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे समझ लिया, यहाँ पर हम लोगों ने सभी फैक्टर्स का बात किया। अब हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी की और आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ये इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग जो है थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं,
हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों के बारे में समझेंगे, दोनों को हम लोग कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपके जितने पॉइंट दिए हुए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए हीट कैपेसिटी क्या होता है, आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, दोनों को समझ लेते हैं। देखिए अलग अलग सब्सटेंसेस में अगर आपको टेम्परेचर सेम राइज करना है, मतलब सेम टेम्परेचर को राइज करना है, तो आपको अलग अलग हीट की जरूरत होता है। ये मैंने आपको बात बताया भी था कि जो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, दोनों का टेम्परेचर हमको सेम राइज करना है, तो जो हीट एनर्जी लगे वो भी आपका डिफरेंट लगने वाला है, ठीक है ना। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग हीट कैपेसिटी से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो चलिए होता क्या है देखिए फटाफट। हीट कैपेसिटी को ही थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं, हीट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं, है ना। थर्मल रिलेटेड टू हीट होता है, तो हीट कैपेसिटी को ही थर्मल कैपेसिटी बोला जाता है। एग्जाम में अगर डिफाइन हीट कैपेसिटी आए तो भी आप डेफिनेशन यही लिखोगे, और अगर डिफाइन थर्मल कैपेसिटी आए तो भी इसका डेफिनेशन यही लिखोगे। यहीं पर समझ लीजिए थर्मल कैपेसिटी हो चाहे हीट कैपेसिटी, उसको डिनोट करते हैं सी डैश से, सी डैश से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है आपका हीट कैपेसिटी, तो मैंने आपको बताया देखिए डिफरेंट बॉडी जो है सेम टेम्परेचर को राइज करने के लिए आपका डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को लेता है ना। इस प्रॉपर्टी को हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब वही है, देखिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हमें क्या करना हो कि आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज करवाना है 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो कितना हीट एनर्जी लग रहा है वही आपका क्या कहलाएगा, हीट कैपेसिटी कहलाएगा। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, और इसका फॉर्मूला निकल के आता है सी डैश इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। सी डैश मैंने आपको भी जस्ट बताया, ये हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्यू आपका पता है ना, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, और डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट था डेफिनेशन, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मूला, ठीक है ना। थर्ड इसका एसआई यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम में एसआई यूनिट और डेफिनेशन सबसे ज्यादा पूछने का चांसेस हैं। तो देखिए इसका एसआई यूनिट कैसे निकाला, जूल पर केल्विन होता तो है, रटना नहीं समझना है। देखिए फॉर्मूला है सी डैश इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। क्यू क्या है आपका, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। डेल्टा टी है क्या, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हो, हॉट टेम्परेचर हो, आपका हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, सब में टेम्परेचर ही है, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। इसका मतलब जूल पर केल्विन होता है, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट में मैंने जे के -1। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझ लेना, जूल पर केल्विन को ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। यही जूल पर केल्विन को हम लोग जो है ये मतलब समझते हैं, और यही के आपका जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, यानी इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी आपका लिख सकते हैं। समझ में आ गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है मीनिंग वाला क्वेश्चन, कि अगर किसी भी सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग लिखिए, है ना। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 50 जूल पर केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब है। देखिए आपका किसी सब्सटेंस का मतलब जो सब्सटेंस दिया हुआ है, इसके जगह कुछ भी हो सकता है ना, वेसल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन आपका क्या करना है, हमको राइज करना है, बढ़ाना है। तो जितना हीट एनर्जी लग रहा है वो कितना आपका 50 जूल है। इसका मतलब उस सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने में 50 जूल हीट एनर्जी लगने वाला है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही सिंपल है, जब किसी बॉडी के हीट कैपेसिटी को ही हम लोग यूनिट मास में एक्सप्रेस करते हैं उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। इसके जैसा ही है, बस यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो एक चीज डिफरेंस आ जाएगा, वो है आपका यूनिट मास। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, यूनिट मास आपका होगा, ठीक है ना। डेफिनेशन बिल्कुल इसके जैसा ही है। देखिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस और बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब क्या, कोई बॉडी है, हमें उस बॉडी का यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, राइज करवाना है। जितना हीट एनर्जी आपको चाहिए उसी को बोलेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल टू क्यू बाई एम डेल्टा टी, है ना। ओके तो देखिए यूनिट मास था इसलिए मास को तो मेंशन करेंगे ही करेंगे, और आपका यूनिट मास का टेम्परेचर भी राइज कराना है इसलिए एम डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, और कितना हीट एनर्जी लग रहा है तो क्यू हो गया, तो C इक्वल टू क्यू बाई एम डेल्टा टी हो गया। अब ये C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट होता है, ये हमने बात समझा। और Q क्या, हीट एनर्जी, ये भी हमने जाना है। M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर है।
ठीक है ना। अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, शॉर्ट में इसको जे किलोग्राम -1 के -1 लिखते हैं। ये आपको पढ़ने का तरीका यही है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है ना। ये आपका ऐसा यूनिट है जिसको ध्यान से रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दे, है ना, और बोले इसका मतलब आप लिखिए, तो इसका मतलब भी वही सिंपल सा है। क्या सिंपल सा है कि कॉपर हमारा 1 ग्राम, अब ये 1 ग्राम आपको कैसे पता चल, लिखा हुआ है 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसका मतलब 1 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर 1 केल्विन क्या करना है, राइज करवाना है, तो उसमें जितना हीट एनर्जी लग रहा है वो कितना आपका 0.4 जूल है। इट मीन्स 1 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कराने में 0.4 जूल हीट एनर्जी आपका लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने दोनों को डिफरेंसेस करके समझा है, अच्छे से समझ लीजिए। पहला आपका डेफिनेशन आएगा, ठीक है ना, डेफिनेशन, फिर दूसरा आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तीसरा आपका ऐसा यूनिट इंपॉर्टेंट है, और चौथा आपका इंपॉर्टेंट है मीनिंग लिखने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें और है, उसको भी समझ लीजिए। जैसे कि जो हीट कैपेसिटी है उसके और भी यूनिट होते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जूल पर केल्विन। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, जूल पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, आपका कैलोरी पर केल्विन, ठीक है ना, आपका किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी पर केल्विन, ये सब की इसके अदर यूनिट हैं। लेकिन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा यूनिट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसका जब हम अदर यूनिट की बात करते हैं तो जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ये सारा कुछ इसका अदर यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये मीनिंग आपको मैंने बता दिया, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए सी डैश इक्वल टू सी इंटू एम लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक जब रिलेशनशिप लिखने के लिए आता है कि सी डैश और सी में क्या रिलेशनशिप है, मतलब राइट रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो क्या होता है सी डैश इक्वल टू सी बाई एम। एक्चुअली आया कैसे, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक और डेफिनेशन है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं सी डैश बाई एम, सी डैश बाई एम हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, सी डैश बाई एम इक्वल टू सी होगा, तो हमको जब सी डैश निकालना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा सी इंटू एम हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक और डेफिनेशन होता है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मुझे रिलेशनशिप निकालना था किसमें किसमें, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए सी डैश इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया सी इंटू एम, तो अगर आपको रिलेशनशिप लिखने के लिए आता है तो आप ये लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया, तो ये सभी बातें मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये आपको डेटा वेरी कर सकता है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 400 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन लिखा हुआ है, सपोज दैट, तो उस केस में आप क्या बताओगे, उस केस में आपको पता चलेगा कि 1 किलोग्राम कॉपर का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने में 400 जूल हीट एनर्जी लगने वाला है। अच्छा, अगर यहाँ पर 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता तो इसका मतलब क्या लिखते, उस केस में लिखते 1 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने में 0.4 जूल हीट एनर्जी लगने वाला है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता कि कोई भी सब्सटेंस है ना, उसका लिखा होता 100 जूल पर केल्विन लिखा होता या 100 जूल पर डिग्री सेल्सियस होता, तो उसका मतलब यही हो जाता कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने में 50 जूल है तो 50 जूल एनर्जी लगेगा, 100 जूल है तो 100 जूल लगेगा, 30 जूल है तो 30 जूल लगेगा। तो सभी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दिया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन। अगर डिफरेंसेस ज़्यादा तो भी आप लिख सकते हो, और अगर इंडिविजुअली क्वेश्चन बनता है तो भी आप लिख सकते हो। तो डेफिनेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट और इसका मीनिंग, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं कुछ देर के बाद, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। हम लोगों ने हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अच्छे से कंपेयर करके समझ लिया। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैलोरीमीटर, ठीक है ना।
कैलोरीमीटर से बोर्ड में क्वेश्चन हर बार पूछता है, कुछ न कुछ पूछेगा ही पूछेगा, तो कैलोरीमीटर को हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक ना। और इसके अलावा कुछ आपके पॉइंट है जो एक आध नंबर का बन सकता है, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, उसको देख लीजिए क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर आपका सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब सब्सटेंस जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब उस सब्सटेंस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो लो होगा। याद रखिएगा, अगर सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ हीट वाला है तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होगा, ठीक है ना, और उसमें जो टेम्परेचर राइज होगा वो बहुत ही तेजी से होगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा, और जैसे एग्जांपल हमने कॉपर को लिया, तो कॉपर का देखिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही कम है, 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें जो टेम्परेचर राइज होता है बहुत ही तेजी से होता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट की। तो यानी कि अगर सब्सटेंस बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होगा, उसमें जो टेम्परेचर राइज होगा बहुत ही धीरे धीरे होता है और आपका बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। ओके, एग्जाम्पल वाटर की बात करते हैं जिसका 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। ये ग्राम पे पावर -10 मत समझ लीजिएगा, ये आपका डिग्री पर डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो पर डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों को एक बार कंपेयर करके फिर से समझते हैं। अगर आपका सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और तो आपका उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होगा, अगर सब्सटेंस आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होगा, ठीक है ना। तो उसमें जो टेम्परेचर राइज होगा बहुत ही तेजी से होगा और रैपिड होगा, इसमें टेम्परेचर राइज आपका बहुत ही स्लो होता है और धीरे धीरे होता है। जैसे कॉपर, आपने पढ़ा भी है केमिस्ट्री में, कॉपर एक मेटल है, ठीक है ना, जो कि आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है वो, ठीक है ना। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होगा। वाटर की बात करें, वाटर के बारे में आपको पता है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आप देखते हो जब आप पानी को गर्म करते हो तो धीरे धीरे वो हीट को गेन करता है, लेकिन कॉपर को आप गर्म करो तुरंत हीट को गेन कर लेता है। इसलिए मैंने आपको इस जगह लिखाया था, जब हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे थे अफेक्टिंग द हीट क्वांटिटी ऑफ हीट, उसमें मैंने आपको बताया था आखिरी वाले केस में जब मटेरियल डिफरेंट था तो जो वाटर था वो ज़्यादा हीट एनर्जी गेन कर लिया था, ठीक है ना, और जो आपका कॉपर था वो कम हीट एनर्जी गेन किया था। लेकिन अगर बात करते हैं टेम्परेचर राइज किस में जल्दी से होगा, तो आपका टेम्परेचर राइज आपका कॉपर में जल्दी से होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब बात करते हैं कि आपका सेम सब्सटेंस अलग अलग फेज में है तो भी उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट हो सकता है। जैसे जब वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। याद रखिएगा, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको याद होना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जब वाटर आपका आइस में है, आइस आपका पता है ना सॉलिड स्टेट में होता है, तो इसका कितना होता है 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। स्टीम वाटर का ही आपका मतलब कि स्टेट है, फेज है, तो ये स्टीम जो कि गैसेस स्टेट में है इसका होता है 460 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है ना। आपका सबसे ज़्यादा वाटर से पूछा जाता है, इन केस आइस और स्टीम का पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको अरेंज करने के लिए वाटर आइस और स्टीम दे दिया जाए और बोला जाए कि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अरेंज कीजिए असेंडिंग में डिसेंडिंग में, तो आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे ऐसे देखो, सॉलिड का पार्टिकल ज़्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है, गैस का सबसे कम होता है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको यहाँ पर एक सीक्वेंस याद करना है। LSG, LSG आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। LSG, L यानी कि लिक्विड स्टेट में वाटर हो, S यानी वाटर आपका सॉलिड स्टेट में हो, और G यानी वाटर आपका स्टीम में हो यानी गैस स्टेट में हो, तो आपका 4200 जूल 2100 जूल 460 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका अगर क्वेश्चन आता है कि उस सब्सटेंस का नाम बताइए जिसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन। ये डेटा आपको पूछेगा कि नहीं पूछेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन के बारे में पूछ सकता है। तो अगर आप डेटा याद कर लेते हो तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका नॉलेज ही बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो ये आपका 1-2 नंबर का अगर पूछा जाता है तो आप कर सकते हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर किसी सब्सटेंस की बात करें वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होगा या हाई होगा, तो आपको याद रखना है गुड है तो लो होगा, अगर आपका बैड है तो हाई होगा, ध्यान रखना है। अगर आपका गुड कंडक्टर हीट है तो उसमें जो टेम्परेचर राइज करेगा वो हाई करेगा, या फिर आपका जो है स्मॉल होगा तो हाई होगा। समझ में आ गया। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था 1-1 नंबर का वो सारा इसमें आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कैलोरीमीटर की, जो कि आपका
मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको VBI कर लेते हो तो कुछ गलत नहीं करते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको देखो एक कैलोरीमीटर का डायग्राम दिख रहा है और इस डायग्राम के अंदर बहुत सारे आपके पार्ट्स है, हर पार्ट से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैलोरीमीटर होता क्या है। तो कैलोरीमीटर क्या होता है समझिए। कैलोरीमीटर इज अ सिलेंड्रिकल वेसल विच इज यूज्ड टू मेजर द हीट एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय बॉडी व्हेन मिक्स्ड विद अनदर बॉडी। इसका मतलब क्या, कैलोरीमीटर एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, बॉडी ने कितना हीट एनर्जी गेन किया या बॉडी ने कितना हीट एनर्जी लॉस किया, इसको मेजर करने का काम आता है जब उसको हम लोग मिक्स कर देंगे किसी दूसरे बॉडी में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने एक कंटेनर लिया है, उसमें आपने ठंडा पानी रखा है और आपने क्या किया, उसमें अब गर्म पानी डाल दिया। तो क्या हो गया, आपने एक बॉडी को दूसरे बॉडी में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो आपका हॉट बॉडी है, वो आपको पता है ना, हॉट बॉडी जो है अपना टेम्परेचर लॉस करता है, यानी हीट एनर्जी वो लॉस करेगा, ठीक है ना। और जो कोल्ड बॉडी है वो क्या करेगा, टेम्परेचर गेन करेगा, यानी हीट एनर्जी गेन करेगा। तो उस केस में जो आपका हीट एनर्जी मेजर करने का काम आएगा वो कैलोरीमीटर ही काम करेगा। समझ में आ गया। तो कैलोरीमीटर एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका काम क्या है, जिसका काम है बॉडी कितना हीट एनर्जी गेन किया या लॉस किया इसको मेजर करना, जब उस बॉडी को हम दूसरे बॉडी में मिक्स करते हैं। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज कैलोरीमीटर। कैलोरीमेट्री समझा दिया था, मेजरमेंट ऑफ हीट को कैलोरीमेट्री बोलते हैं। कैलोरीमीटर आपका एक मेजरिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद कैलोरीमीटर का डायग्राम अगर आता है तो डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर आपका डायग्राम नहीं आता है, डायग्राम दे दिया जाता है और उसके पार्ट्स को लेबल करने के लिए आता है, तो पार्ट्स पहले फटाफट देखते जाइए, आप अच्छा से समझते जाइए। देखिए आपका ये जो दिख रहा है ना लटका हुआ सस्पेंडेड, ये आपका थर्मोमीटर है। और थर्मोमीटर है, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर थर्मोमीटर का क्या काम है, कंटेंट्स का टेम्परेचर मेजर करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, सर ये कंटेंट्स क्या है। कंटेंट्स का मतलब आपने जो वेसल है उसमें आपने जो सब्सटेंस डाला है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर क्या डाला है, मोल्टन मेटल डाला है, क्या डाला है, वही कंटेंट्स है। उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, थर्मोमीटर यूज़ किया है। सेकेंड आप देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका स्टीयरर है। इस स्टीयरर का काम आ सकता है, इसका क्या काम है, इसका काम है कंटेंट्स को अच्छे से मिक्स करने के लिए यूज करते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद हम आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है डार्क लाइन दिख रहा है ना, ये डार्क लाइन एक्चुअली कुछ नहीं, ये आपका वेसल है। क्या है, वेसल है। लेकिन ये वेसल कोई ग्लास का नहीं बना हुआ है, ये वेसल आपका कॉपर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉपर का ही हमने क्यों यूज किया। तो देखिए आपको अच्छे से पता है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बताइए कॉपर ही हम यूज़ क्यों करते हैं, इसके दो रीज़न है। पहला, कॉपर जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। दूसरा, कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होता है। अगर आपको सिंपली ये पूछता है तो आप ये दो रीज़न लिख दोगे, लेकिन अगर डिटेल में पूछता है कि कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इससे क्या बेनिफिट है, हम कॉपर ही क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन देखिए। आपको यहाँ पर बेनिफिट ये है कि जो भी कंटेंट्स हैं उसके टेम्परेचर को वेसल तुरंत एक्वायर कर लेता है, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा ये टेम्परेचर को तुरंत राइज करा देता है। तो देखिए वही चीज़ है ना, ये कंटेंट्स के टेम्परेचर को तुरंत क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा ना, कॉपर गुड कंडक्टर होता है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होता है, लेकिन जो टेम्परेचर राइज होता है बहुत ही तेजी से होता है, इसलिए कंटेंट्स के टेम्परेचर को तुरंत एक्वायर कर लेगा। कौन एक्वायर कर लेगा, कॉपर। क्लियर हो गया। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट कॉपर को क्यों कहा गया, तो इसका रीजन आप ये लिखिएगा यहाँ पर कैलोरीमीटर के केस में, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कारण, कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होता है। तो इसका लो होने का इसका रीजन अगर लिखने के लिए आता है, इसका सिंपल सा रीजन है कि कैलोरीमीटर से जो हीट एनर्जी लेता है कॉपर, वो आपका मतलब कैलोरीमीटर के थ्रू आपका जो हीट एनर्जी लेता है कंटेंट से कॉपर, वो आपका बहुत ही कम होता है। क्योंकि हमने जस्ट पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर का कम होता है, तो कॉपर का हीट कम है स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है कि जो हीट एनर्जी लेगा, है ना, कैलोरीमीटर जो है कंटेंट से, वो बहुत ही कम लेगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपको जो बाहर से जो दिख रहा है ना, ये वुडन जैकेट है। ये वुडन जैकेट का काम क्या है समझ लीजिए। देखिए वुडन जैकेट का बस इतना ही काम है इंसुलेशन के लिए, मतलब आप चीज़ों को आराम से पकड़ सको, होल्ड कर सको, इसीलिए आपका जो है इसको यूज़ किया गया इंसुलेशन। ये इंसुलेशन आपको पता है ना, इंसुलेटर से बना है। इसका मतलब ये हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, बाहर को हीट नहीं निकलने देगा। क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर जो आपको शेडिंग किया हुआ है, ये एक्चुअली इसके अंदर एक पुअर कंडक्टर ऑफ
सब्सटेंस को भरा गया है, जैसे कि ऊल या कॉटन को भरते हैं। तो ऊल और कॉटन को क्यों भरा गया है? ताकि आपका कंडक्शन की वजह से जो हीट लॉस हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जो आपका कॉपर होता है उसका अंदर का सरफेस और बाहर का सरफेस दोनों को पॉलिश कर देते हैं। क्यों? ताकि रेडिएशन के थ्रू जो हीट लॉस होता है उसको हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको वुडन का लीड दिख रहा होगा, ये जो तीनों दिख रहा है ना, ये तीनों वुडन का लीड है जिसके अंदर 2 होल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये वुडन लीड का काम क्या है? इसका काम है कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट लॉस हो रहा है उसको हम लोग कम कर सके, उसको हम लोग अवॉइड कर सके। अब यहाँ पर 2 जो होल था, एक होल में थर्मोमीटर लगाया गया है और दूसरा होल में आपका जो है स्टीयर लगाया गया। थर्मोमीटर का क्या काम है, स्टीयर का क्या काम है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो कैलोरीमीटर आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। कैलोरीमीटर से आपके देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, फिर से देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीमीटर बनेगा, तो आप ये डेफिनेशन लिख दोगे कैलोरीमीटर का। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका जो कैलोरीमीटर होता है उसमें जो वेसल यूज करते हो कॉपर का बना होता है, उसके कारण बताइए 2 रीजन। तो एक रीजन तो गुड कंट्रोल ऑफ हीट लिखोगे, सेकंड रीजन लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखोगे। और अगर उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछता है कि गुड कंट्रोल ऑफ हीट होने से क्या बेनिफिट है, तो ये रीजन लिखोगे, है ना, कि जो वेसल है वो कंटेंस का टेम्परेचर को तुरंत एक्वायर कर लेता है। और लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बेनिफिट है कि जो आपका कैलोरीमीटर जो हीट ले रहा है कंटेंट से बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो है आपका वुडन जैकेट क्यों यूज करते हैं? इंसुलेशन के लिए। अच्छा, आपका जो स्पेस बचता है वेसल या बोल सकते कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर या वेसल और आपका वुडन जैकेट भी जो स्पेस बचता है उसमें हम लोग पुअर कंडक्टर ऑफ सब्सटेंस यूज करते हैं जैसे कि ऊल और कॉटन। इसका काम क्या है? कंडक्शन से जो हीट लॉस हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें वुडन लीड क्यों यूज करते हैं, तो आपका कन्वेक्शन से जो हीट लॉस हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए। उसके बाद जो आपका कॉपर का वेसल है उसको आउटर और इनर पॉलिश क्यों करते हैं, ताकि रेडिएशन से जो हीट लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए। और उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर 2 होल दिए हुए हैं, एक होल में थर्मोमीटर लगाया गया जिसका काम क्या है कंटेंस के टेम्परेचर को मेजर करना, और एक स्टीयर इसका काम क्या है कंटेंट्स को अच्छे से मिक्स करना। ठीक है ना। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो कैलोरीमीटर वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। ओके, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप रिप्लाई भी तो कीजिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, मेरा एफर्ट मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। ओके, तो अब हम लोग इतना पढ़ लिए, अब थोड़ा सा आपको और पढ़ना है थ्योरेटिकल पार्ट। तो फिर आपका जितना भी पार्ट 1, क्योंकि देखिए आपका जो कैलोरीमीटर है 2 पार्ट में है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, आज आपका पूरा की पूरा थ्योरी क्लास मिलने वाला है। तो लगभग हमने सारा थ्योरी कवर कर लिया है पार्ट 1 का, थोड़ा सा और बचा हुआ उसको कवर कर लेंगे। फिर आपका जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि फर्स्ट पार्ट का होगा। ओके, तो चलो फटाफट इसको नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग आखिरी टॉपिक की बात करते हैं, वो क्या है आपका नेचुरल फेनोमिना एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊं, यहाँ पर नेचुरल फेनोमिना लिखा हुआ है, ये प्लूरल है, इस सिंगुलर होता है फेनोमिनन, बस ये नॉलेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि जो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होता है, या मैंने आपको पहले भी समझाया है, कितना है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। तो इसका हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है ना, वो देखेंगे। कंसिक्वेंसेज लिखा है कहीं कहीं पर आपको एप्लीकेशंस लिखेगा, मतलब आप समझिएगा लगभग लगभग सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा द क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट, है ना। इसका मतलब सी शोर किसको बोलते हैं? समुद्र का जो किनारा होता है। तो सी शोर के नज़दीक का जो भी क्लाइमेट होता है मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसका सिंपल सा रीज़न है वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हाई होना। इससे बेनिफिट क्या होता है, जैसे आपको मैं बता दूं, जो वाटर है ना वो सैंड से 5 टाइम्स ज़्यादा हीट एनर्जी लेता है अपने आप को गर्म करने के लिए, यानी सेम टेम्परेचराइज कराना हो। ठीक है, और सैंड आपका कम लेता है। उसी तरह से जब आपका वाटर ठंडा होगा तो वो भी आपका 5 गुना टाइम कम लेगा, है ना, सॉरी 5 गुना टाइम ज़्यादा लेगा। मतलब कहने का मतलब ये, आप सेम टेम्परेचर राइज करा रहे हो सैंड का भी और आप वाटर का भी सेम टेम्परेचर राइज करवा रहे हो, किसका किसका? सैंड का और वाटर का। लेकिन अगर हम बात करें सैंड की, तो सैंड आपका कम हीट एनर्जी लेगा, लेकिन आपका वाटर जो है सेम टेम्परेचर राइज करने में ज़्यादा हीट लेगा, लगभग लगभग 5 गुना लेगा। उसी तरह से जब ठंडा होगा सैंड और आपका वाटर, तो दोनों में आपका जल्दी कौन ठंडा हो जाएगा? सैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन 5 गुना ज़्यादा टाइम लेगा कौन? आपका जो है वो वाटर।
समझ में आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर मॉडरेट होने का कारण है दो तरह के ब्रिज, आपने पढ़ा है ना, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो लैंड ब्रिज क्या होता है, आपका लैंड ब्रिज जो है नाइट में होता है, ठीक है, उसमें आपका जो कोल्ड एयर है वो लैंड से सी की ओर क्या करता है, ब्लो करता है, ठीक ना। ओके, और आपका दूसरा है सी ब्रिज। सी ब्रिज जो है आपका डे टाइम में होता है, और ये आप क्या देखोगे, इसमें आपका जो कोल्ड एयर है वो सी से आपका जो है लैंड की ओर ब्लो करता है। तो ये दोनों जो ब्रिजेज है, लैंड ब्रिज और आपका सी ब्रिज, इसकी वजह से आपका जो सी शोर के नज़दीक का क्लाइमेट होता है वो आपका कैसा होता है, मॉडरेट होता है। सेकेंड सेकेंड एप्लीकेशन देखिए, हॉट वाटर बोतल्स आर यूज फॉर फर्मेंटेशन। इसका मतलब क्या, फर्मेंटेशन का मतलब क्या, फर्मेंटेशन का सिंपल सा मतलब है जब हमारे बॉडी में कहीं दर्द वगैरह होता है तो हम अपने बॉडी का सिकाई करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा आपका जो है हॉट वाटर का बैग आता है जिसमें पानी आपका भरा होता है, और वो पानी काफ़ी लंबे टाइम तक आपका गर्म रहता है ना। तो फर्मेंटेशन में यही है कि आपका जो है हम अपने पेन को कम करने के लिए हम लोग वाटर बैग यूज़ करते हैं, हॉट वाटर यूज़ करते हैं। तो हॉट वाटर बोतल यूज़ करते हैं, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो वाटर होता है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होता है, तो वो आपका काफ़ी लंबे टाइम तक पानी गर्म रहता है, धीरे धीरे आपका ठंडा होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वाटर इज यूज एज एन इफेक्टिव कूलेंट। इसका मतलब क्या, वाटर से बढ़िया कोई कूलेंट नहीं है। जैसे किसी भी गर्म चीज़ को हमें ठंडा करना होता है, हम तुरंत वाटर यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जो आपका जनरेटर होता है या आपका कार का रेडिएटर है उसमें हम लोग वाटर यूज़ करते हैं। तो वाटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका हाई होता है। किसी घर में ही देख लीजिए ना, आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ठंडा करने के लिए क्या करते हो, आप जो है वाटर यूज़ करते हो। वाटर क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि आपका वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होता है। तो सराउंडिंग के हीट को ये धीरे धीरे करके क्या कर लेगा, अपने में ले लेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, कोल्ड कंट्रीज में जो वाटर है वो आपका एक हीट रिजर्वोयर के रूप में यूज़ करते हैं वाइन को और जूस बोतल को, मतलब कि फ्रीजिंग से बचाने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये, कोल्ड कंट्रीज़ में जो वाटर है एज अ हीट रिजर्वोयर यूज़ होता है, किस लिए, वाइन और जूस बोतल के लिए, ताकि जो वाइन और जूस बोतल है वो आपका फ्रीजिंग उसमें नहीं हो। इसका सिंपल सा मतलब है कि देखिए, अगर हम लोग वाइन को या फिर वाइन के बोतल को या जूस के बोतल को वाटर में रखेंगे, तो आपको पता है ना कि आपका टेम्परेचर भले ही बाहर का बहुत ही कम हो, लेकिन वाटर जो हीट एनर्जी लॉस करेगा वो बहुत ही धीरे धीरे करता है, ठीक ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट पहले पहुंचने से पहले ही ये आपका जो है हीट एनर्जी को बहुत धीमे धीमे लॉस करता है। तो इसलिए क्या करते हैं, आपका जो है हीट रिजर्वोयर के रूप में हम लोग जो है वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो ये जितने भी आप रीज़न वाले क्वेश्चन देख रहे हो सब में आपको ये बात मेंशन करना है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होता है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो फार्मर्स होते हैं ना, वो फार्मर्स अपने खेतों में वाटर को भर देते हैं पूरी तरह से, ताकि फ्रोस्ट से उसका क्रॉप जो है वो खराब नहीं हो, फ्रोस्ट से क्रॉप्स आपका बच सके। देखिए इसमें सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ये बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ता है खासतौर पर रात के समय, ठीक है, तो जब टेम्परेचर जीरो से नीचे चला जाता है तो प्लांट्स के वेन्स के अंदर जो पानी है वो आपका जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वेन्स बस्ट कर जाता है और आपका जो क्रॉप्स है वो खत्म होने लगता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, खेतों में पानी डाल देते हैं, और वाटर को आपको पता ही है कि आपका जीरो से नीचे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बहुत धीमे धीमे क्या करता है, आपका हीट लॉस करेगा, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका क्रॉप्स जो है वो आपका फ्रोस्ट से बच जाएगा। समझ में आ गया। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होने की वजह से ये आपको गर्म होने में भी बहुत टाइम लगाता है और ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगाता है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब में आपको जानते ही हो कि वाटर बहुत ही हाई कंटेंट में होता है। हमने पढ़ा हमारा बॉडी भी 70% वाटर का बना हुआ है, प्लांट्स भी 60% लगभग वाटर का ही बना हुआ है। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, इसी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, सेम टेम्परेचर मेंटेन रहता है ऑल सीजन में, और आप ऑल सीजन में सर्वाइव कर जाते हो। आप सर्दी में भी सर्वाइव कर जाते हो, गर्मी में भी सर्वाइव कर जाते हो, आप जो है रेनी सीजन में भी सर्वाइव कर जाते हो। इसका रीज़न क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो आपके लो और हाई हीट कैपेसिटी पर बेस्ड है। ये जो एग्जांपल्स था वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर बेस्ड था, और ये जो एग्जांपल है वो आपका हीट कैपेसिटी जब लो हो और हाई हो उस पर बेस्ड है। तो देखिए जो कुकिंग पैन होते हैं, कुकिंग पैन किसको बोलते हैं, जिसमें हम खाना पकाते हैं, है ना। हमारे घर में कढ़ाई होता है, हमारे घर में जो प्रेशर कुकर है, सबका जो पैन है, बेस है ना,
जो बेस है उसको मोटा बनाया जाता है ना। मोटा क्यों बनाया जाता है? तो देखिए सिंपल सा रीज़न है, मोटा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका जो हीट कैपेसिटी होता है वो हाई होता है। आप देखोगे जब आप घर पर चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ाते हो तो आप क्या देखते हो, वो धीरे धीरे गर्म होता है, एकाएक गर्म नहीं हो जाता है, ठीक है ना। ओके, और जब धीरे धीरे गर्म होगा तो जो खाना उसके अंदर वो भी धीरे धीरे आपका पकता है, और जब खाना पक जाता है तो भी आप क्या देखते हो, काफ़ी लंबे टाइम तक आपका खाना गर्म रहता है, ठीक है ना। तो ये आपका बेनिफिट था। उसी तरह से इलेक्ट्रिक प्रेस, यानी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसका भी जो बेस है वो मोटा और हेवी बनाया जाता है। इसके पीछे भी रीज़न है कि हीट कैपेसिटी हाई होता है। तो हीट कैपेसिटी हाई होने से ये बेनिफिट होता है कि वो धीरे धीरे आपका गर्म होता है। आप देखते हो जब आप आयरन करते हो तो आप स्विच ऑन करते हो, करंट इसको मिलता है, ठीक ना, तो धीरे धीरे गर्म होता है। ऐसा नहीं कि स्विच ऑन किया तुरंत गर्म हो गया, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे गर्म होता है। धीरे धीरे मतलब इतना नहीं कि 10 घंटे बाद गर्म हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक ना। तो धीरे धीरे आपका गर्म होता है और आपको काफ़ी लंबे टाइम तक गर्म भी रहता है। कपड़े आप आयरन भी कर लेते हो, स्विच ऑफ कर देते हो, उसके बाद भी देखते हो आपको ठंडा होने में आयरन टाइम लेता है, मतलब धीरे धीरे हीट को वो लॉस भी करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन का बेस भी आपका थिक और हेवी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका हीट कैपेसिटी हाई होता है। और जो कैलोरीमीटर होता है, हमने पढ़ा भी जस्ट, कैलोरीमीटर जो था वो काम आता है किस लिए, आपका जो बॉडी है उसने कितना हीट एनर्जी गेन किया या कितना हीट एनर्जी लॉस किया उसको मेजर करने के काम आता है, ठीक है। डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कैलोरीमीटर कॉपर का क्यों बनाया जाता है, कॉपर का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है ना, और ये इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होता है। मैंने बताया था ना, अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो कंटेंट से जो टेम्परेचर है तुरंत एक्वायर कर लेगा, और अगर आपका जो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है तो आपको मैंने बताया था कि आपका जो है जो कैलोरीमीटर जो हीट एनर्जी लेता है ना कंटेंट से, वो बहुत ही कम लेता है। समझ में आ गया? तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें था जो मैंने आपको समझा दिया। इस तरह से आपका कैलोरीमीटर का जितना भी फर्स्ट पार्ट का थ्योरेटिकल पार्ट था मैंने सारा कुछ बता दिया है। मैंने आपको भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर पूरा समझने का चीज़ है, वो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो नेक्स्ट क्लास जो आपका न्यूमेरिकल्स का आएगा उसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर बताऊंगा अच्छे से, उसका डेरिवेशन भी कराऊंगा, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और आपका फर्स्ट पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग फटाफट रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा आज की क्लास में। हम लोगों ने सबसे पहले हीट के बारे में पढ़ा, हीट का डेफिनेशन सीखा, हीट का एसआई यूनिट देखा, ठीक है ना। उसके बाद और भी कुछ पॉइंट था जो हीट से आपके रिलेटेड था, वो सब हमने सीखा। फिर हम लोगों ने टेम्परेचर का बात किया, टेम्परेचर में भी डेफिनेशन देखा, उसका एसआई यूनिट देखा, रिलेशनशिप भी हमने देखा, ये सभी बातें देखा। फिर हमने देखा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके हीट एब्जॉर्ब के क्वांटिटी को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो आपके तीन जो फैक्टर थे, मास था, आपका टेम्परेचर था, और आपका जो था मटेरियल था, तीनों का हमने अच्छे से देखा। फिर हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला, Q = mc डेल्टा टी। ये सारा कुछ करने के बाद हम लोगों ने पढ़ा आपका हीट कैपेसिटी क्या होता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, दोनों को डिफरेंस करके समझा कि आपका दोनों का डेफिनेशन क्या है, दोनों का एसआई यूनिट क्या है। उसके बाद दोनों का जो मीनिंग था उस मतलब क्या होता है वो समझा, और उसका फिर हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था जो कि आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि अगर आपसे पूछ दे कि किसका मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, तो हाइड्रोजन का होता है, और भी बहुत सारी बातें हमने देखा था, है ना। और फिर हम लोगों ने कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ा जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थर्मोमीटर का क्या काम है, स्टीरर का क्या काम है, कॉपर का ही क्यों वेसल बनाया जाता है, सबका रीजन मैंने समझा, ठीक ना। और अब हम ने फिर अभी जस्ट हमने क्या सीखा, कौन कौन से फेनोमिनन है ना, जो कि आपका वाटर के हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर बेस्ड होते हैं। इन सभी फेनोमिनन को हमने डिटेल में समझ लिया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना। थोड़ा सा क्लास लंबा हुआ होगा, तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए, क्योंकि कोई कोई टॉपिक आपको लेंदी है तो उसको समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक ना। तो मैंने बोला है मैक्सिमम 1 घंटा जा सकता, उससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। तो आई होप उतना ही गया होगा, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और क्लास को कंटिन्यू कीजिए, टाइम आपको पता ही है, ठीक है ना। सो थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।